हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो जो बच्चे मुझे मेरी वीडियोस कॉन्टीन्यूसली देख रहे हैं उन्होंने देखा होगा मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया, तो मैं उसमें एक चीज़ बताना चाह रही थी। वो आ नहीं पाई थी, जिसमें क्योंकि टाइम लिमिट होता है ना शॉर्ट्स में, तो मैं नहीं बता पाई अच्छे से। आर की वैल्यू मैं बता रही थी, उसमें ये था कि आर की डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। आर की वैल्यू उसकी यूनिट पे डिपेंड करती है, जैसे कि 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, राइट। तो मैं ये कह रही थी, जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि कोई भी कांस्टेंट होता है उसको हम n1 मतलब वैल्यू इनटू यूनिट से डिफाइन करते हैं, है ना। तो वैल्यू तो ये है आर की, कैलोरी पर मोल पर केल्विन में आर की वैल्यू ये है। इसमें अगर दोनों ही आर की वैल्यूज हैं तो दोनों आपस में भी तो इक्वल होंगी, दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस। तो अगर इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आर की ये वैल्यू है, देखिए आर का डायमेंशंस भी सेम होंगे, और आपने यूनिट्स एंड डायमेंशंस में पढ़ा है आर की डायमेंशन चाहे कोई भी यूनिट हो, डायमेंशन तो जिसका जो होता है वही रहता है ना। जैसे एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ml² T-2, ये एनर्जी का डायमेंशन है। अब मैं चाहे एनर्जी को जूल में एक्सप्रेस करूं या अर्ज में एक्सप्रेस करूं, डायमेंशन तो एनर्जी का यही रहेगा, राइट। अगर डायमेंशन यही रहेगा तो डिफरेंट यूनिट्स में वैल्यू क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। मतलब यहाँ पे अगर कैलोरी में इसकी वैल्यू 2 आ रही है, 0.0821 ATM लीटर में आ रही है। बट आप मुझे ये बताइए, मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि मेरे पास 4 जूल है और मेरे पास 6 अर्ज है, नहीं मेरे पास 4 जूल है और मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और मेरे पास 4 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल एनर्जी है। क्या ये एनर्जीज आपस में इक्वल होंगी? ऑब्वियसली। मैंने सिर्फ क्या किया, यूनिट कन्वर्जन किया। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू जूल। क्या ये रियल में इक्वल है? नहीं। मैं इसको इक्वल क्यों लिख रही हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू जूल इज इक्वल टू यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या मैं अगर ऐसे लिखूं तो ये गलत होगा, मैं जानती हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नॉट इक्वल टू 1 जूल, वो मुझे पता है। पर मैं कह रही हूँ अगर मैं बोलूँ कि क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल के बराबर है, अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ कि दोनों ही यूनिट ऑफ एनर्जी हैं तो दोनों ही आपस में डायमेंशनली क्या होंगी, सेम होंगी। सिमिलरली मैं यहाँ पे ये लिख रही थी उस शॉर्ट्स में जब मैं बना रही थी कि कैलोरी पर मोल पर केल्विन दोनों और ATM लीटर पर मोल पर केल्विन आपस में इक्वल। मैं इसलिए नहीं लिख रही कि 1 कैलोरी पर मोल पर केल्विन इज इक्वल टू 1 ATM, नो। आई वाज ट्राइंग टू से कि ये डायमेंशनली एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर, क्योंकि दोनों ही आर की ही यूनिट्स हैं। अब मैंने मोल पर केल्विन से मोल पर केल्विन काट दिया, ये इसको आप ऐसे ही लिखिए ना सीधा, क्यों इन झंझट में पढ़ना। 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन इज इक्वल टू 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। मोल पर केल्विन से ये कट गया, दैट मीन्स 2 कैलोरी किसके बराबर आया, 0.0821 ATM लीटर में। अब आपने ये पढ़ा होगा जब दो चीजें इक्वल होती है, क्या मैं ऐसे कह सकती हूँ 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2 kg 3 kg कह सकती हूँ? नहीं। मैं दो चीजों को आपस में तभी इक्वल कह सकती हूँ जब वो सेम एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रही हो। यानी कि अगर ये वाली लेफ्ट हैंड साइड एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन है तो राइट हैंड साइड भी एनर्जी का ही रिप्रेजेंटेशन है। इससे क्या प्रूव होता है कि जो ATM लीटर है वो एनर्जी की यूनिट है, ना कि वो प्रेशर की यूनिट है, ना वो वॉल्यूम की यूनिट है। इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इससे ये प्रूव करना चाह रही थी मैं उस शॉर्ट्स में, जो मैं नहीं कर पाई टाइम लिमिट की वजह से। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं जो हम कंटिन्यू करेंगे। वो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है
छोटा टॉपिक है वो, बल्कि उस पर मैं छोटा लेक्चर बनाऊंगी, और जो अभी वाला टॉपिक है उसको कंप्लीट करने के बाद वी विल मेक अ लेक्चर ऑन वॉन्डर वॉल इक्वेशन। ठीक है, तो अब जल्दी से समझते हैं जो मैं अभी पढ़ाना चाह रही हूँ आपको। लिखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक ग्राफ आता है, वो ग्राफ होता है Z एंड प्रेशर के बीच। Z मैं बता दूं आप बच्चों को, Z इज इक्वल टू PV अपॉन nRT फॉर रियल गैसेस। फॉर आइडियल गैसेस Z की वैल्यू 1 हो जाती है, तो दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू PV अपॉन nRT, दैट इंप्लाइज PV इज इक्वल टू nRT विच इज आइडियल गैस इक्वेशन। आ रही है बात समझ? दोबारा समझिए, Z इज इक्वल टू PV अपॉन nRT, इसको कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या कहा जाता है इसे? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। रियल गैसेस के लिए Z इज इक्वल टू PV अपॉन nRT होता है, आइडियल गैसेस के लिए Z की वैल्यू 1 हो जाती है, दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू PV अपॉन nRT, nRT को उधर शिफ्ट किया, PV इज इक्वल टू nRT विच इज आइडियल गैस इक्वेशन, राइट। तो यही है, इस ग्राफ में हम Z और प्रेशर का रिलेशन देखेंगे। किसका देखेंगे? Z और प्रेशर का। जब हमने मैक्सवेल का ग्राफ बनाया था तो हमने किन किन का रिलेशन देखा था? वेलोसिटी का और प्रोबेबिलिटी का। अब ग्राफ में हम किसका रिलेशन देखेंगे? Z का और प्रेशर का आपस में। तो देखिए, मैं यहाँ पे 0 और ये 0.2 का मैं यहाँ पे 1 मान रही हूँ, यहाँ पे मैं 1 मान रही हूँ, Z इज इक्वल टू 1। और मैंने अभी अभी बताया फॉर आइडियल गैसेस Z इज इक्वल टू 1। अब मैंने इस लाइन को ना ऐसे डॉटेड 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 करके एक्सटेंड कर दिया। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये वाला रीजन Z लेस देन 1 के लिए है और ये वाला रीजन Z ग्रेटर देन 1 के लिए है। ये मैंने 4 डिफरेंट गैसेस बनाई है। अभी जो मैं ग्राफ बना रही हूं वो कौन सा ग्राफ है? डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर। ये ग्राफ है डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर का ग्राफ। डिफरेंट गैसेस है, सेम टेम्परेचर पे है। अब देखिए, Z इज इक्वल टू PV अपॉन nRT भी मैं साइड पे लिखे रहती हूँ जिस बच्चे को नहीं पता ये बात। और Z की वैल्यू आइडियल गैसेस के लिए इक्वल टू 1 होती है, ये याद रखना है। अब मैं इस ग्राफ को एक्सप्लेन करती हूँ आपको। सबसे पहले मैं टेकिंग इनटू कंसीडरेशन CO2 को एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले इसका ग्राफ कौन से वाला है? नीले वाला, ब्लू वाला। देखिए, जब भी हम कभी भी, मान लीजिए मेरे पास एक क्यूबिकल वेसल है, इसमें CO2 के गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें कौन है? CO2 है, राइट। इन गैस, अगर मैं, जैसे मैं यहां से शुरू हुई, मैंने ऐसे 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 बनाया। पहले प्रेशर, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है? इतना। इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है? इतना। इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है? इतना।
मतलब जैसे जैसे मैं इस तरफ जा रही हूँ ग्राफ में, तो प्रेशर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। एक्स एक्सिस में इंक्रीज होना ना, पहले यहाँ था, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ। तो एक बात देखिए, आप ये देख रहे हैं कि CO2 के टाइम पे Z की एक मिनिमम वैल्यू अटेन हुई। उस मिनिमम वैल्यू के बाद Z की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, और एक टाइम आया जब Z की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन 1 के कॉलम में आने लग गई। पहले वो किस में आ रही थी, लेस देन 1 में। इसका क्या मतलब है कि Z की पहले ग्राफ, मतलब जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ा रही हूँ, Z की वैल्यू पहले धीरे धीरे 1 से कम होती जा रही, होती जा रही, होती जा रही, एक लीस्ट वैल्यू आई, जिसके बाद Z की वैल्यू बढ़ने शुरू हो गई। देखिए जैसे ही मैं प्रेशर अप्लाई करती हूँ चारों तरफ से, गैस मॉलिक्यूल्स कंप्रेस होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं। एक टाइम आता है जब वो और कंप्रेस नहीं हो सकते, तब वो अपनी मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी पे है। अगर मैं उससे ज्यादा प्रेशर बढ़ाऊंगी, अगर मैं उससे ज्यादा प्रेशर बढ़ाऊंगी तो क्या होगा, उनमें रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर जाएगा। तो चाहे मैं जितना प्रेशर बढ़ा लूं एक पॉइंट के बाद, उनका रिपल्सिव फोर्स प्रेशर पे डोमिनेट कर जाएगा, जिस वजह से वो फिर आगे दबेंगे नहीं, इंस्टेड उल्टा हो जाएगा, वो और दूर दूर होते जाएंगे रिपल्सिव फोर्स की डोमिनेंस की वजह से। ये प्रॉपर्टी CO2 एंड CH4 शो करते हैं। ये बात क्लियर है, मतलब कि इस पॉइंट तक मैंने प्रेशर बढ़ाया तो वो दब गए। क्यों? क्योंकि उस टाइम अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे थे, प्रेशर बढ़ा रही थी, पास पास आ रहे थे, अट्रैक्शन डोमिनेट हो रहा था रिपल्शन के ऊपर। रिपल्सिव फोर्स भी थे बट अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा डोमिनेट थे, तो इस रीजन में अट्रैक्टिव फोर्सेस वर डोमिनेटेड। और इस रीजन के आगे रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करने लगे। क्या इतना क्लियर है? अब आप मुझे ये बताइए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट, चलो वो आगे आएगा, उसको आगे ही समझाऊंगी मैं। अभी आपको इतना समझना है, आपको ये याद रखना है कि जिस भी गैस के लिए ये ग्राफ की वैल्यू Z=1 के जितने पास होगी, वो उतना ज्यादा आइडियल बिहेवियर शो करेगी। पहले तो ये बताइए, एट्रैक्टिव रिपल्सिव डोमिनेशन समझ आ गया होगा। अभी मैं क्या पढ़ रही हूँ, डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर, Z=1 फॉर आइडियल गैस। अभी मैंने सिर्फ इतना एक्सप्लेन किया और ये बताया कि यहाँ तक एट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे, इसके बाद रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करने लग जाएंगे। इज इट क्लियर? इसको नोट डाउन करिए, 2 मिनट में आई मैं। चलिए, अब आपको एक ये बात पता होनी चाहिए कि हाइड्रोजन और हीलियम में ये ग्राफ नीचे नहीं गया। क्यों नहीं गया? स्मॉल मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर तो ऐसे CO2 भी है, पर इसमें पोलर बॉन्ड तो है, इसमें तो पोलर बॉन्ड भी नहीं है। अभी मैं बताती हूँ ये रीजन क्यों है। देखिए, मैंने नीचे जाने का रीजन क्या बताया, नीचे क्यों जा रहा है ये ग्राफ, फिर ऊपर जाता है।
पहले अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं और फिर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करने की वजह से इस ग्राफ की शेप यू शेप आ रही है। अब मैं आपको अगर पूछूं कि मान लीजिए जो गैसेस प्रेशर अप्लाई करने पे, जिन गैसेस में प्रेशर अप्लाई करने पे कंप्रेसिबिलिटी है, क्या वो लिक्विफाई हो सकती हैं? अगर मुझे किसी गैस को लिक्विफाई करना है तो मैं कैसे करूंगी? उसका टेम्परेचर कम करके और प्रेशर बढ़ा के। अच्छा, टेम्परेचर कम करके और प्रेशर बढ़ा के ऐसा क्या होता है? टेम्परेचर कम मतलब, और हमने पोस्टुलेट में लिखा था एनर्जी डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कम तो काइनेटिक एनर्जी कम। सिमिलरली प्रेशर ज़्यादा तो मॉलिक्यूल्स, अगर मान लो मैं एक कंटेनर में प्रेशर लगा रही हूँ तो मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास आ जाएंगे गैस के। और मॉलिक्यूल्स का पास पास होना, काइनेटिक एनर्जी का कम होना किसके प्रॉपर्टी होती है? लिक्विड्स की प्रॉपर्टी होती है। तो इसका मतलब गैस का लिक्विड में कन्वर्जन कब शुरू होता है? जब टेम्परेचर लो हो और प्रेशर हाई हो। अब मान लीजिए कोई ऐसी गैस है जिसपे मैं प्रेशर अप्लाई करूं और वो अट्रैक्शन के कारण उसके मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएं, तो क्या वो गैस लिक्विफाई हो सकती है? यस, हो सकती है। बट जो हाइड्रोजन और हीलियम है उसमें तो ये ग्राफ ऐसे जा ही नहीं रहा, उसमें तो ग्राफ सीधा जा रहा है। हमेशा z इज ग्रेटर देन 1 है, z ग्रेटर देन 1 का ग्राफ हमें दिख रहा है हाइड्रोजन और हीलियम में। दैट मीन्स इसमें ऐसा ग्राफ ना जाने का मतलब है कि अगर मैं इन पे प्रेशर अप्लाई करूंगी तो इनमें उतना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। किसमें? मॉलिक्यूल्स इतने पास पास नहीं आएंगे और मॉलिक्यूल्स मतलब प्रेशर बढ़ाने पे मॉलिक्यूल्स उतने पास पास इसके नहीं आएंगे और टेम्परेचर का इफेक्ट अभी हम पढ़ नहीं रहे क्योंकि हम वाई एक्सिस पे सिर्फ हमने प्रेशर ले रखा है। तो अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं और जिस गैस में अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाए, मतलब वो लिक्विफाई हो सकती है क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे, मतलब गैस मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे। पास पास अगर गैस मॉलिक्यूल्स आए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है मॉलिक्यूल्स का पास पास होना, ना कि गैसियस की। जिस भी गैस का ग्राफ ऐसे नहीं जा रहा, इट मीन्स वो इजीली लिक्विफिएबल गैस नहीं है। इट मीन्स उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट नहीं करते प्रेशर इंक्रीज होने पे, ज़्यादा डोमिनेंस नहीं है। होगा, प्रेशर इंक्रीज करने पे पास आएंगे बट उतने पास नहीं आ पाएंगे। समझ आए बात? ये बात आपको और भी डिटेल में मैं समझाऊंगी, अभी सिर्फ मैं ऊपर ऊपर से बता रही हूँ बट ये और भी डिटेल में आएंगी। अच्छा, मैंने इसमें स्मॉल साइज क्यों लिखा? एक बात याद रखिए आप, वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन जो होती है ना, मैं अभी वॉन्डरवॉल फोर्सेस जब पढ़ाऊंगी तो वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। जिसका सरफेस एरिया कम उसका वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन ज़्यादा, या जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा उसका उतना कम वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिसमें जो नॉन पोलर होगा उसमें वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन कम होगा। और मैंने क्या बोला, जिन भी मॉलिक्यूल्स का स्मॉल साइज हो, नॉन पोलर हो, उनमें वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन कम होता है। ये फोर्सेस वाला टॉपिक समझाने पे आ जाएगा समझ आपको। मतलब वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन कम, मतलब मॉलिक्यूल्स का पास पास आना उतना डोमिनेंट नहीं है। पास पास नहीं आ रहे मतलब वो लिक्विड की प्रॉपर्टी में नहीं कन्वर्ट हो रहे। पास पास मॉलिक्यूल्स का होना लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, ना कि गैसेस की। गैसेस में तो मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं। अगर मैं गैसेस के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करके पास ला रही हूँ, इट मीन्स मैं ट्राई कर रही हूँ उनको लिक्विड में कन्वर्ट करने का। जिनमें ग्राफ सीधा ऊपर जा रहा है, इट मीन्स उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इनका मॉलिक्यूल स्मॉल साइज है, नॉन पोलर है, और स्मॉल साइज नॉन पोलर होने के कारण इनमें वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकेस्ट है। वीकेस्ट होने के कारण अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट नहीं कर रहे, जिस वजह से ये लिक्विफाई नहीं हो पाते इजीली। ये नहीं कि हो ही नहीं सकते, इजीली लिक्विफाई नहीं हो पाते। आपने हाइड्रोजन वाले चैप्टर 11th में जब हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें लास्ट में आपने हाइड्रोजन इकोनॉमी पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा लिक्विड हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन लिक्विफाई हो सकती है बट उसको लिक्विफाई करना वेरी डिफिकल्ट है। इट इज़ नॉट ईजिली लिक्विफिएबल गैस। वाई? बिकॉज इट ग्राफ रिमेन्स ऑलवेज अपर। क्यों? क्योंकि इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट नहीं करते। अगर करते होते
तो ये ऐसे ग्राफ आता। अभी इतना ही समझना है, इसमें डिटेल इसकी आएगी आगे। तो एक वैल्यू लिख लीजिए, सॉरी एक पॉइंट लिख लीजिए, परमानेंट गैसेस। परमानेंट गैसेस को आप ऐसे या नॉन इजीली लिक्विफेबल गैसेस। H2, हीलियम, O2, N2। आप देख पा रहे हैं मैंने सारे ऐसे मॉलिक्यूल चुने जो नॉन पोलर है, राइट? जो आपस में नॉन पोलर है उनको मैंने चुना है। परमानेंट गैसेस इज इक्वल टू नॉन, इसको याद करने का ऐसे तरीका है, जो गैसेस परमानेंटली गैसियस फेज में ही रहना पसंद करें उनको हम परमानेंट गैसेस कहते हैं। इसको ऐसे याद रख लीजिए तो भूलेंगे नहीं। क्यों ये नॉन इजीली लिक्विफेबल गैसेस क्यों है? क्योंकि इनमें नीचे ज्यादा जाने की टेंडेंसी नहीं है। ये ज्यादातर या तो ये इनका ग्राफ ऐसे रहेगा या फिर हमेशा z के ऊपर ही रहेगा। ऐसा ग्राफ इनका कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इनमें लेस अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। लेस अट्रैक्टिव फोर्सेस क्यों है? नॉन पोलर नेचर होने की वजह से, स्मॉल मॉलिक्यूल होने की वजह से इनमें वॉन डेर वाल अट्रैक्शन कम होती है, जिस वजह से लेस अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। लेस अट्रैक्शन होने का मतलब ये इजीली लिक्विफाई नहीं हो सकते, यानी कि ये परमानेंट गैसेस है। इनका Z ग्रेटर देन 1 रहेगा, जो इस ग्राफ से पता भी चल पा रहा है। अब CO2 हो गया, CH4 हो गया, NH3 हो गया। CO2, CH4, NH3 ये है इजीली लिक्विफिएबल गैसेस। क्यों? क्योंकि इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं, वॉन डेर वाल अट्रैक्शन होती है। अगर मॉलिक्यूल पोलर नहीं है तो बॉन्ड पोलर जरूर प्रेजेंट होता है इनमें, इसीलिए वॉन डेर वाल अट्रैक्शन ज्यादा होती है, इसलिए इजीली लिक्विफाई हो जाते हैं। अट्रैक्शन से लिक्विफिकेशन का रिलेशन मैंने बताया, गैस मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। अगर इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स पास पास आना चाहेंगे, और पास पास मॉलिक्यूल्स का मतलब लिक्विड स्टेट का प्रॉपर्टी में हम पढ़ते हैं ना, मॉलिक्यूल्स आर नॉट टू फार अवे, मतलब वो पास पास होते हैं। हालांकि सॉलिड में बहुत ज्यादा पास होते हैं, बट लिक्विड में थोड़े कम पास होते हैं, बट पास होते हैं, गैसेस के कंपैरेटिव नहीं। तो मतलब अगर गैस मॉलिक्यूल्स दूर दूर है और मैं इनको किसी भी माध्यम से पास पास ला रही हूँ का मतलब होता है मैं उनको लिक्विड में कन्वर्ट कर रही हूँ। इसलिए अट्रैक्शन को मैं लिक्विफिकेशन से कोरिलेट कर रही हूँ इस टॉपिक में। और क्या मैं ये बोलूं कि इनका Z लेस देन 1 रहता है? नहीं। ये लिखने का मतलब हो जाएगा इनका Z हमेशा लेस देन 1 रहता है। क्या आप देख पा रहे हैं इनका Z एक टेम्परेचर प्रेशर रेंज के बाद Z ऊपर भी जा रहा है 1 से, तो इट मींस Z लेस देन 1 फॉर सम प्रेशर रेंज। तो इसी के साथ ये वाला ग्राफ होता है खत्म। अभी मैं इसकी और डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी, अभी मैं जस्ट एक बार ऊपर से बता रही हूँ कि ऐसा कोई ग्राफ भी होता है Z और प्रेशर के बीच। अभी में हम क्या पढ़ रहे थे? डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर। अब हम पढ़ेंगे सेम गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। एक मिनट में देख लूँ वीडियो हो रही है रिकॉर्ड या नहीं। यस, रिकॉर्ड हो रही है, बट आपको ये वाला पॉइंट क्लियरली दिख नहीं रहा है लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से। कोई नहीं, मैं यहाँ लिख रही हूँ सेम पॉइंट। मैंने ये लिखा है उस तरफ, परमानेंट गैसेस आर नॉन इजली लिक्विफिएबल। इसको आप याद कैसे कर सकते हैं कि परमानेंट गैसेस, वो गैसेस जो परमानेंटली गैसियस फेज में ही रहना पसंद करें उनको हम परमानेंट गैसेस या नॉन इजली लिक्विफिएबल गैसेस कहते हैं। वो होते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, O2, N2 या फिर नॉन पोलर, और इनमें लेस अट्रैक्टिव फोर्स होता है।
और मैं अट्रैक्शन और लिक्विफिकेशन में बहुत बार बता चुकी हूँ क्या रिलेशन है, दैट मीन्स Z ग्रेटर देन 1 ही रहता है इनमें। बट क्या अगर मैं बोलूँ इजीली लिक्विफेबल गैसेस जैसे CO2 CH4 में Z लेस देन 1 ही रहता है, नहीं, एक प्रेशर रेंज के बाद वो Z ग्रेटर देन 1 भी हो जाता है। ये लिखा था मैंने वहां, अगर किसी को नहीं दिख रहा, अब मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगी आगे से, यहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ती है, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद अभी हमने पढ़ा था डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर, अब हम पढ़ेंगे सिंगल गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। चलिए मैं इरेज करूंगा। अब मुझे बताइए T2 और T1 में से कौन बड़ा है, सोच के बताइए। देखिए एक हिंट देते हैं, रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर कब शो करती हैं? अच्छा, आइडियल गैसेस के पोस्टुलेट, केटीजी के पोस्टुलेट्स में दो पोस्टुलेट्स आपको रटे होने चाहिए। एक पोस्टुलेट तो ये कि उनमें नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन, और दूसरा पोस्टुलेट होता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल मस्ट बी नेग्लेक्टेड व्हेन कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, राइट। ये दो पोस्टुलेट आपको पता होने चाहिए। अब मैं आपको एक दो कंडीशंस देती हूँ, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे ये दो पोस्टुलेट सेटिस्फाई होंगे, या लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे ये दो पोस्टुलेट सेटिस्फाई होंगे जो मैंने अभी 2 मिनट पहले बोले। सोच के बताइए। आंसर शुड बी हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। रीजन देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें अभी प्रेशर कोई टेम्परेचर है। अब मान लीजिए मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया इस कंटेनर का, तो अब क्या हुआ, ये सिचुएशन आ जाएगी, गैस मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे। आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, जितना Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जितना कम R उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना शुरू हो जाता है। यहाँ पे R कम है, तो यानी कि यहाँ चांसेस ज़्यादा है अट्रैक्शन और रिपल्शन के, अट्रैक्टिव फोर्स लगने के। यहाँ पार्टिकल्स दूर दूर हैं, तो चांसेस कम है अट्रैक्टिव फोर्स लगने के। और केटीजी के पोस्टुलेट्स में हमने क्या माना है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होना ही नहीं चाहिए आइडियल गैस के लिए। तो यानी कि आइडियल गैस मैं इस वाले में मानूंगी या इसमें? ऑब्वियसली इसमें मानूंगी, क्यों? क्योंकि इसमें डिस्टेंस ज़्यादा, अट्रैक्टिव फोर्स लगने की प्रोबेबिलिटी कम है, तो मैं इस वाले में आइडियल कंडीशन मानूंगी। इसमें अट्रैक्टिव फोर्स लग सकता है क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स पास पास है, तो इस वाले को मैं आइडियल कंडीशन नहीं मानूंगी। आइडियल कंडीशन होने के लिए गैस मॉलिक्यूल्स का दूर दूर होना ज़रूरी है, राइट। और जितने दूर दूर होंगे मतलब उतना कम अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। और ये चीज़ कब पॉसिबल है? अगर टेम्परेचर हाई होगा तो वो दूर दूर भागेंगे, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, दूर दूर भागेंगे। प्रेशर कम लगाऊंगी मैं तो भी वो दूर दूर ही रहेंगे। मान लो मैंने अब प्रेशर लगाना शुरू कर दिया चारों तरफ से, तो वो तो इस कंडीशन में पहुंच जाएंगे। क्या ये आइडियलिटी की कंडीशन है? नहीं। तो मतलब हाई प्रेशर नहीं होना चाहिए। प्रेशर कैसा होना चाहिए? लो। टेम्परेचर हाई नहीं होना, सॉरी, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। मान लीजिए अगर मुझे गैस को लिक्विफाई करना होता है तो मैं क्या करती हूँ, हाई टेम्परेचर देती हूँ कि लो टेम्परेचर देती हूँ ना, ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कम हो जाए, वो आपस में पास पास आ जाए, बैठ जाएं, टिक जाएं। पर क्या बैठना और टिकना गैस मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी नहीं है। उनकी प्रॉपर्टी क्या है? कॉन्स्टेंटली मूविंग विद रैपिड स्पीड एट लॉन्ग डिस्टेंसेस। कब हो सकता है? हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे ये कंडीशन आएगी जो आइडियलिटी की है। अब आप बात करिए ये वाले ग्राफ और ये वाले ग्राफ में Z के ज़्यादा पास, Z इज इक्वल टू 1 के ज़्यादा पास कौन है?
ऑब्वियसली ब्लैक वाला जो कर्व है वो z इज इक्वल टू 1 के ज्यादा पास है एज कंपेयर टू ब्लू कर्व। दैट मीन्स जो कर्व z इज इक्वल टू 1 के जितना पास होता है वो उतना आइडियल कंडीशन के पास होता है, क्योंकि z इज इक्वल टू 1 फॉर आइडियल गैसेस। सारी आइडियल गैसेस का अगर मैं ग्राफ बनाऊं ना z और p का, तो वो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। दैट मीन्स जो कर्व इस स्ट्रेट लाइन के जितनी पास होगा वो उतना आइडियल कंडीशन के पास है मतलब। और आइडियल कंडीशन के पास होने का क्या मतलब होता है? हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे होना। दैट मीन्स जो कर्व z इज इक्वल टू 1 के जितना पास वो उतना आइडियल कंडीशन में है। आइडियल कंडीशन में ज्यादा होने का मतलब है हाई टेम्परेचर पे होना और लो प्रेशर पे होना। इट मीन्स ब्लैक वाला कर्व z इज इक्वल टू 1 के ज्यादा पास है। दैट मीन्स वो हाई टेम्परेचर पे है, तभी वो आइडियल कंडीशन के ज्यादा पास है। दैट मीन्स T2 इज ग्रेटर देन T1। ये इस तरीके इसको देखने का तरीका था। अब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, उससे पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है और कितना नहीं। मान लीजिए x y z, बताइए कौन सी गैस आइडियल नेचर के ज्यादा पास है? तो सिंपल है, ब्लैक वाला कर्व z इज इक्वल टू 1 के ज्यादा पास है। और ब्लैक किसके साथ है? z के साथ। तो z सबसे ज्यादा आइडियल बिहेवियर शो करेगा। देन ब्लू वाला कर्व स्टैंड्स फॉर y, और देन रेड वाला कर्व z इक्वल टू 1 की लाइन से सबसे दूर है, तो वो सबसे लीस्ट बिहेवियर शो करेगा। अब मैं यही बोल देती ये T1 है, ये T2 है, ये T3 टेम्परेचर है, तो बताओ कौन सा टेम्परेचर सबसे ज्यादा है? दैट मीन्स जो कर्व z इज इक्वल टू 1 के सबसे पास है वो उतना आइडियल बिहेवियर शो करेगा, वो उतना हाई टेम्परेचर रखेगा। दैट मीन्स T3 इज हाईएस्ट, T3 then T2 and then T1. I hope this concept is clear to you. अब इसी में एक कंसेप्ट आता है बॉयल्स टेम्परेचर। पहले लिखवा देती हूँ फिर समझाती हूँ। और इस बॉयल्स टेम्परेचर का जो एक्सप्रेशन आएगा उसको हम अगली क्लास में डिराइव भी करने वाले हैं। डेरिवेशन होगी, जरूर होगी। इसकी एक बार वो लिख लीजिए डेफिनेशन। अब मैं इसको जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसका होता है A by RB is TB. TB is boils temperature, A is a constant, B is also constant, R is universal gas constant। A और B वॉन डेर वाल इक्वेशन में यूज होने वाले कांस्टेंट है। ये इक्वेशन मैं अगली क्लास में डिराइव करूंगी, बहुत अच्छे से समझाऊंगी। अभी बस बॉयल्स टेम्परेचर की ये डेफिनेशन समझा रही हूँ मैं आपको। यहाँ Z था, यहाँ Z इक्वल टू 1 था, यहाँ प्रेशर था। देखिए मैंने आपको बोला जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ता टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। आपने अगर ध्यान से सुना हो तो उसमें मैंने पिछले 2 मिनट पहले क्या बताया था? मान लीजिए एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा कर्व ऊपर शिफ्ट होता जाएगा। पिछले जो ग्राफ मैंने भी बनाया उसमें देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वो आइडियल कंडीशन को ग्राफ अप्रोच कर रहा है। तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है कि जो गैस है वो कुछ प्रेशर तक ऐसे जाती है, फिर धीरे 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 बढ़ती है। मैंने ये ग्राफ ऐसे एकदम से नहीं बढ़ाया, मैंने क्या किया? सो
हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं ये बता रही थी कि बॉयल्स टेम्परेचर जब भी हम देखते हैं तो वो एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें z इज इक्वल टू 1 कुछ प्रेशर रेंज तक रहता है और फिर धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसे नहीं बढ़ता कि वो सीधा ऐसे जाए, नहीं, पहले z इक्वल टू 1 रहेगा फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो z इक्वल टू 1 रहने का मतलब कुछ प्रेशर रेंज का क्या मतलब होता है कि वो आइडियल बिहेवियर शो करता है कुछ प्रेशर तक, उसके बाद इंक्रीज होने पर वो आइडियल बिहेवियर से डिविएट करता है। तो वो टेम्परेचर जिस पे गैस बिहेव करती है आइडियल गैस की तरह कुछ प्रेशर रेंज तक, उसको कहते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। और इसका वैल्यू होती है A/RB। ये वाली इस वैल्यू की, इस इक्वेशन की डेरिवेशन हम आगे करेंगे जब हम वॉन डेर वाल इक्वेशन पढ़ चुके होंगे, क्योंकि A और B अगर मैं अभी डिराइव करा दूँ तो A और B आपको पता नहीं है, तो वॉन डेर वाल इक्वेशन कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो जब हम इक्वेशन पढ़ेंगे उसके बाद इसकी डेरिवेशन होगी, और उसके बाद अभी ये ग्राफ पूरे एक्सप्लेन नहीं हुए हैं, मेन एक्सप्लेनेशन इन ग्राफ की वॉन डेर वाल इक्वेशन के बाद होगी। अभी सिर्फ आपको एक ओवरव्यू समझ लीजिए वो मिला है इन ग्राफ्स का। तो इसी के साथ लेक्चर एंड होता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड तब तक पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। बाय बाय।